नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आजकल एक बहस जरूरी भी है, कौन है अल्पसंख्यक, कौन है बहुसंख्यक। क्योंकि बहुत सारे राज्यों में आप देखिए, मेतीस मणिपुर में बहुसंख्यक, हिंदू बहुसंख्यक, और उनको वहां से भागना पड़ रहा है। कश्मीर से हिंदुओं को भागना पड़ रहा है। हरियाणा में हिंदू बहुसंख्यक पिट के आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो डिफिनेशन में प्रॉब्लम है, या फिर उसको हम लोगों ने निर्धारित नहीं किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है, सरकार को यह तय करना है कि डिफाइन करे कि आखिर इस देश के अंदर में अल्पसंख्यक कौन है, बहुसंख्यक कौन है। क्योंकि इस पूरे चीज़ के पीछे वो एक मेंटल कंफ्यूजन कि चूंकि राजनीति साफगोई से, सुप्रीम कोर्ट और अदालतें साफगोई से फैसला नहीं करना चाहती, इसलिए आज अश्विनी उपाध्याय जी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो PIL सुप्रीम कोर्ट में डाला है, डिफिनेशन के ऊपर, माइनॉरिटी का डिफिनेशन क्या होना चाहिए, आज उस पर ही चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, ये तो पूरा सिस्टम ही बड़ा, जो कहते हैं, कन्फ्यूजन से भरा हुआ है कि क्या हिंदू बहुसंख्यक है तो हर जगह उसको बहुसंख्यक का दर्जा मिले, क्या है ये पूरी कहानी। देखिए, मैंने PIL फाइल करके मनीष जी ये कहा है कि राज्यवार भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनको आज भी बहुसंख्यक कहते हैं, अल्पसंख्यक नहीं कहते। मतलब हिंदुस्तान में 9 राज्यों में हिंदू कम हो चुके हैं, कहीं 2%, कहीं 4%, कहीं 8%, 9 राज्यों में। माय गॉड, 200 जिलों में हिंदू कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुसंख्यक कहते हैं। संख्या में वो कम है, लेकिन फिर भी उनको बहुसंख्यक कहते हैं। 300 तहसील में हिंदू कम है। मैं आपको बता रहा हूं, स्टेट वाइज 9 राज्य, डिस्ट्रिक्ट वाइज 200 जिला, तहसील वाइज 300 तहसील। 300 तहसील में हिंदू कम हो गए हैं, फिर भी उनको बहुसंख्यक कहते हैं। ना उनको अल्पसंख्यक का कोई लाभ मिलता है, ना वजीफा मिलता है, ना अल्पसंख्यक वाला प्रोटेक्शन मिलता है। जो माइनॉरिटी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। राज्यों की माइनॉरिटी स्कीम कोई लाभ नहीं मिलता। और भारत में माइनॉरिटी कौन है ये परिभाषित नहीं किया गया है। माइनॉरिटी कमीशन भी चल रहा है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी चल रही है, केंद्र में भी चल रही है, राज्यों में भी चल रही है। करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, वो आम जनता का टैक्स का पैसा। माइनॉरिटी कौन है किसी को पता ही नहीं है, न केंद्र को पता है, न राज्य को पता है, न संविधान को पता है। संविधान में भी माइनॉरिटी डिफाइन नहीं। हु इज माइनॉरिटी? 1% वाला माइनॉरिटी कि 1.5% वाला कि 2% वाला, कितना माइनॉरिटी होगा? अरे 2.5 करोड़ ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है, भारत में 25 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया के 10 गुना, भारत में जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है उसके 10 गुना भारत में अकेले मुस्लिम रहते हैं, और फिर भी उनको माइनॉरिटी का दर्जा मिला। कनाडा की टोटल जनसंख्या 4 करोड़ है, भारत में 25 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, यानी 4 छंग 24, यानी 6 गुना 6 कनाडा मुस्लिम भारत में, मतलब कनाडा की जनसंख्या के 6 गुना भारत में मुस्लिम रहते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि उनको माइनॉरिटी। ब्राजील की जनसंख्या 22 करोड़ है, 25 करोड़ भारत में मुस्लिम रहते हैं, फिर भी कह रहे हैं मुस्लिम माइनॉरिटी। 15 करोड़ जनसंख्या रूस की है, भारत में 25 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, फिर भी कहते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी। अरे मुस्लिम माइनॉरिटी कैसे हो सकती है? यहां तो 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ के देश हैं पूरे, और यहां 25 करोड़ वाली जनसंख्या माइनॉरिटी कहला रही है। दूसरा, एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसपे कभी डिस्कशन नहीं हुआ, मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट में उसको प्रेस कर रहा हूं। यह संविधान भारत का है, अरब, फ्रांस, रूस या कुवैत या दुबई, अबू धाबी का नहीं है। तो संविधान में 2 शब्द आया है, एक रिलीजियस माइनॉरिटी, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। भारत, पूरी दुनिया में 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं। सभी दुनिया की भाषाओं को भारत में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा तो नहीं मिल सकता ना। भारत में जो भारत की भाषाएं हैं उनको ही लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए, यूपी में कोई तमिल रहता हो, कोई मलयाली रहता हो, कोई कन्नड़ रहता हो, तो भाई ठीक है, वो भाषा के आधार पे बहुत कम है, इसलिए उसको यूपी में आप उसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी भाषाई अल्पसंख्यक मान सकते हो। ऐसे ही कर्नाटक में, तमिलनाडु में और केरल में कोई हिंदी बोलने वाला चला गया, उसको आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी दर्जा मान लो। ऐसा थोड़ी होगा कि जो कोई चाइनीज बोलने वाला है वो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो जाएगा, कोई फ्रेंच बोलने वाला वो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, कोई जर्मन बोलने वाला लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अगर आप पूरी दुनिया के लैंग्वेज को कंसीडर करोगे तो भारत में आपको 6500, 6,500 लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बनाना पड़ेगा फिर तो।
तो फिर सबको बनाओ। मैं फिर से कह रहा हूं, संविधान भारत का है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी केवल भारत की भाषाओं में आपको देखना पड़ेगा। ऐसे ही पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन है, 1100 रिलीजन है टोटल। तो क्या आप 1100 रिलीजन को भारत में रिलीजियस माइनॉरिटी मान सकते हो? नहीं। मेरा यह मानना है कि रिलीजियस माइनॉरिटी में भी आपको इंडियन रिलीजन को देखना पड़ेगा। इंडियन रिलीजन मतलब सिखिज्म, जैन, बौद्ध, ये तो इनको तो आप रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा दे सकते हो। क्रिश्चियन, पारसी, मुस्लिम्स जो विदेशी रिलीजन है उसको आप नहीं दे सकते। और अगर आप उसको दे रहे हो तो कल को कोई चाइना वाला आएगा, बोले जी हमारा रिलीजन भी अलग, हमारी लैंग्वेज भी अलग, हमको माइनॉरिटी का दर्जा दे दो, हम भी स्कूल खोलेंगे, हमको वजीफा दे दो, हमको ये दे दो, हमको ये दे दो। कल को कोई जर्मन आएगा, बोला जी हमारा रिलीजन भी अलग है और हमारा जो है लैंग्वेज भी अलग है, तो एक काम करो, हमको रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी दोनों का दर्जा दो। कल को कोई इजराइल वाला आएगा, बोला हमारा रिलीजन भी अलग है, हमारी लैंग्वेज भी अलग है, तो हमको तो दोनों दर्जा चाहिए, रिलीजियस माइनॉरिटी भी चाहिए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी चाहिए। भाई पूरी दुनिया में अलग अलग चल रहे हैं ना, 1100 रिलीजन और 6500 भाषाएं। फिर तो भारत में आपको 1100 रिलीजियस माइनॉरिटी बनाना पड़ेगा और 6500 लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा देना पड़ेगा। ये खेल का खत्म करने का एक ही तरीका है, या तो सरकार इस माइनॉरिटी मेजॉरिटी के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दे। ये 1992 में भारत को तोड़ने बांटने के लिए कांग्रेस ने कानून बनाया था। मुगलों ने जो काम तलवार के दम पे किया था, अंग्रेजों ने वही काम कानून बना के किया था, और कांग्रेस ने भी उसी अंग्रेजों की परिपाटी को आगे बढ़ाया। बहुत सारा कानून उन्होंने मजहब के आधार पे बनाया, मजहब के आधार पे बांटने के लिए बनाया। भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया साबानो वाले केस में, पलट दिया। कानून किसके आधार पर बनाया? मजहब के आधार पे। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, किस आधार पे? मजहब के आधार पे। 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, ये जो कानून माइनॉरिटी वाला चल रहा है, मजहब के आधार पे। 1995 में वक्फ एक्ट बनाया, किस आधार पे? मजहब के आधार पे। 2010 में FCRA बनाया पर्टिकुलर फंडिंग कराने के लिए। 2012 में राइट टू एजुकेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया, मदरसा मिशनरी स्कूल को बाहर निकाल दिया, किस आधार पे? मजहब के आधार पे। कांग्रेस ने मजहब के आधार पे बहुत पाप किया है, बहुत संसदीय महापाप किया। मैं इसको संसदीय महापाप इसलिए कहता हूं कि संसद के अंदर उन्होंने कानून बना के महापाप किया। तो इसलिए पहली बात तो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। 2005 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 3 जजों की बेंच का, बाल पाटिल केस कहते हैं, जस्टिस धर्माधिकारी ने जजमेंट लिखा है, उसमें बहुत साफ साफ लिखा है कि 1947 में मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है। इसलिए प्लीज मजहब के आधार पे कोई योजना मत लागू करिए, मजहब के आधार पे कोई कानून मत बनाइए। या तो मजहब के आधार पे रिजर्वेशन देने के लिए तैयार यहां मजहब के आधार पे रिजर्वेशन, मजहब के आधार पे वजीफा, मजहब के आधार पे दुनिया भर की योजनाएं चल रही, मजहब के आधार पे मंत्रालय, मजहब के आधार पे कमीशन। तो ये जो है ना, ये अच्छा संयोग देखिए, 2005 में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 3 जजों की बेंच कि मजहब के आधार पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म करिए। 2006 में ही यूपीए की सरकार ने माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया। उसके पहले तक भारत में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री नहीं होती थी, उसके पहले केवल सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री होती थी, सामाजिक न्याय मंत्रालय होता था। भारत के इतिहास में पहली बार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय 2006 में बना है, कांग्रेस के यूपीए ने बनाया, यूपीए गवर्नमेंट ने बनाया, मनमोहन सिंह ने बनाया, उसके पहले होता ही नहीं था। 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट कांग्रेस ने बनाया, नरसिम्हा राव की सरकार ने बनाया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नरसिम्हा राव ने सरकार ने बनाया। वक्फ एक्ट नरसिम्हा राव की सरकार ने बनाया। अनगिनत पाप किए हैं कांग्रेस ने। अगर आप 1950 से आप 2014 की गवर्नमेंट थी, जब तक यूपीए 2 थी, उसमें देखिए अनगिनत पाप किया है उन्होंने कानून बना के। इसलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि इस पर आप चर्चा करिए। विदेशी रिलीजन को आप माइनॉरिटी का दर्जा मत खत्म करिए। पहली बात तो भारत में भी खत्म करिए, देश की एकता अखंडता के लिए अच्छा नहीं है। और वैसे भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की जिक्र आया है मनीष जी, उसमें कुछ देने के लिए नहीं आया कि आप इनको वजीफा दे दो, तो ये भी दे दो, तो कपड़ा भी दे दो, तो इनके लिए अलग मंत्रालय खोल दो, ना कुछ नहीं। वो केवल इतना कह रहा है कि जो भारत के अंदर रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं उनको अपनी परंपरा, अपने त्योहार, अपने रीति रिवाज का पालन करने का अधिकार है, अपनी किताब पढ़ने का अधिकार है। लेकिन सवाल यह आया कि अगर किसी रिलीजन की किताब ऐसी हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के खिलाफ हो, तो फिर क्या किया जाएगा? किसी रिलीजन का बिलीफ ये हो कि नहीं मैं अच्छा हूं तुम बुरे हो, संविधान कहता है इक्वलिटी, लेकिन अगर कोई रिलीजन की किताब में ये लिखा हो नहीं सब इक्वल नहीं है,
तो क्या उसको भारत में उसको दर्जा मिल सकता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल कहता है जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, यानी महिला पुरुष सब एक समान है। अब किसी रिलीजन की किताब में महिला पुरुष को एक समान नहीं मानते, तो क्या उसको भारत में दर्जा मिल सकता है क्या? किसी रिलीजन में लिखा हो कि नहीं राष्ट्र प्रथम नहीं होता। आप ऐसी दलीलें दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं आपके केस को सुनेगा ही नहीं। आपको फैक्ट बता रहा हूं। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा, जनता की अदालत तो सुनेगी ना हमारी बात। जनता को तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि जो बातें आप कह रही हैं ये बिल्कुल क्रांतिकारी बातें हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी रिलीजन में, उसके टेक्स्ट में, उसके बिलीफ में, उसकी मान्यता में अगर जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी नहीं है, रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है, फ्रेटर्निटी नहीं है, यूनिटी नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, लिबर्टी नहीं है, तो उसको भारत के अंदर नागरिकता कैसे मिल सकती है? वो अपने आप को संविधान के फंडामेंटल राइट की मांग कैसे कर सकता है? अरे वो तो प्रीएम्बल को नहीं मानता। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सब एक समान है। और जिसकी किताब में लिखा हो सब एक समान नहीं है, वो आर्टिकल 14 कैसे मांग सकता है? बिल्कुल सही बात है। इसलिए भारत में सिटीजनशिप को डिफाइन करने की जरूरत है। सबसे पहले सिटीजनशिप को डिफाइन किया जाए। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, बर्थ सर्टिफिकेट में अंडरटेकिंग लिया जाए माता पिता से कि मेरा बच्चा इक्वलिटी को मानेगा, जस्टिस को मानेगा, फ्रेटर्निटी को मानेगा, लिबर्टी को मानेगा, इसको मानेगा, इसको मानेगा। तब उसको बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाए, तब उसको सिटीजनशिप दिया जाए। 18 साल का होने पे जब वोटिंग राइट देते हैं तो फिर उससे भरवाया जाए कि मैं इक्वलिटी मानूंगा, जस्टिस मानूंगा, लिबर्टी मानूंगा, वसुधैव कुटुंबकम मानूंगा, हिंदुस्तान के संविधान को मानूंगा, हिंदुस्तान की परंपरा को मानूंगा, हिंदुस्तान के ज्ञान विज्ञान को मानूंगा, हिंदुस्तान के तीज त्योहार को मानूंगा। ये भारत का संविधान है भैया, भारत का संविधान भारत के लिए है ना। तो जो व्यक्ति भारतीय परंपरा को न माने, भारतीय ज्ञान विज्ञान को न माने, भारतीय दर्शन को न माने, वसुधैव कुटुंबकम को न माने, सर्वधर्म संभाव को न माने, नारी तू नारायणी को न माने, उसको भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है? अल्पसंख्यक बहुसंख्यक तो बहुत बाद की बात है, उसको नागरिकता ही उसको नहीं मिलनी चाहिए, उसको वोटिंग का राइट ही नहीं मिलना चाहिए। इसलिए अब टाइम आ गया है, वोटिंग राइट और नागरिकता इसको रीडिफाइन किया जाए, नए सिरे से डिफाइन किया जाए, कानून बनाया जाए, तब वास्तव में बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज कई सारे लोगों की आंखें खोल दी। जिस तरह की दलीलें, जिस तरह का लॉजिक आपने दी कि हिंदुस्तान में नागरिकता और हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक किसको कहा जाए, इसके ऊपर मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन आपको, हमको ये सारी बातें जानना अत्यंत ही आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।